Be strong. बच्चों देखो, आज जीएसएम पीरियड है आपका किसका? संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटे लेवल से लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें पूछी जाती हैं और हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता ही होता है। ठीक, तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा, मौलिक अधिकार। क्या पढ़ाऊंगा? मौलिक अधिकार, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। जिसे लिखना हो साथ साथ लिखते रहना, साथ साथ समझते रहना। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं आपसे किसी से पूछता हूं कि भाई मौलिक अधिकार के बारे में आप क्या बता सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट, तो पहले आप बताएं, कौन बताएगा? मौलिक अधिकार तो पढ़ ही रखा है, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कुछ बता सकते हो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन भी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, बोल नहीं सकते। जब दुनिया भर की हेजिटेशन है तो फिर बोल ही कर सकते हो। ठीक, चलो सुन तो सकते हो, तो सुनना शुरू करो। ठीक, मौलिक अधिकार। जब हमारा संविधान बना था या आज भी, उसमें कितने भाग हैं? 22 भाग, 22 पार्ट है। और जो अनुच्छेद थे उस समय, आर्टिकल, वो कितने थे? 395, 395। और आज कितने हैं? 444। कहीं 444 लिखा रहता है तो कहीं 448 लिखा रहता है। लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, आज भी अनुच्छेद 395 ही है। वो क्या हो रहा है कि उसके अंदर के जो है पार्ट बढ़ते जा रहे हैं। मतलब एक आर्टिकल है कोई 255, पहले उसमें ABC था, तो उसमें क्या ऐड हो गया? D ऐड हो गया। इस तरह से वो क्या हो गया? 444 या 448 हो गए। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि टोटल कितने हैं, तो 395 ही बोलना चाहिए, है ना? वो एक अलग बात है कि कोई कैसे पूछ रहा है, कैसे पूछना चाह रहा है। तो 22 तो भाग हो गए और 395 क्या हो गए? आर्टिकल हो गए, अनुच्छेद हो गए। अब आप सुनते रहे और समझते रहे। जब मैं मौलिक अधिकारों की बात करता हूँ, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूँ, तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो ये यूएसए से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए थे। क्योंकि जो हमारा संविधान है, अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। कनाडा, रशिया, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, और भी कुछ देश हैं। तो हर एक देश से कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई हैं और हमारे संविधान को बनाया गया है। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए से। और कौन से भाग में है? भाग 3 में है, यानी कि पार्ट 3 में है। और जो आर्टिकल है वो है 12 से 35 तक। जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, वो है 12 से 35 तक। ठीक, जिसे नोट करना पड़ेगा, साथ साथ नोट करते रहना, क्योंकि मैं फिर समय नहीं दे पाने का। आर्टिकल कितने हैं? 12 से 35 तक। अब आपने एक बात सुनी होगी कि जो मौलिक अधिकार हैं, इन्हें भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो हिंदी में इसे भारत का अधिकार पत्र बोलेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। अब पहले हमें ये शब्द समझना पड़ेगा कि मैग्ना कार्टा होता क्या है। तो मैग्ना कार्टा सुन तो रखा ही होगा आपने, बाकी क्या है और कैसे, उसके थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं। ये जो मैग्ना कार्टा है, ये एक लैटिन वर्ड है। ये बात मैं बता चुका हूँ आपको कि जिस तरह से हिंदी की जो मुख्य भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। इसी तरह से जो अंग्रेजी है वो कहाँ से आई है? लैटिन से है। कुछ शब्द कहाँ से है? ग्रीक से है।
ठीक है। तो बहुत सारे शब्द लैटिन के हैं जो आज भी इंग्लिश पे अपनी छाप छोड़े हुए हैं। अब हम इस शब्द को बोलते हुए जा रहे हैं कि मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, इसके मायने क्या है उसको हम समझते हैं। तो ये क्या है, लैटिन वर्ड है। जब ये लैटिन वर्ड है तो मैग्ना अलग है और कार्टा अलग है। इस मैग्ना का जो मतलब होता है बच्चों, वो होता है ग्रेट। क्या होता है, ग्रेट। और ये जो कार्टा है इसका जो मतलब होता है वो होता है चार्टर। अब ग्रेट का मतलब क्या हो गया, बड़ा या महान, और चार्टर का मतलब क्या होता है, एक्ट। हम संविधान में पढ़ते हैं, बहुत सारे चार्टर एक्ट पढ़े हैं हमने। 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो वो सब क्या है, एक अधिनियम है, यानी कि कानून है, या मैं सादा भाषा बोल सकता हूँ क्या है, एक्ट, जिसे हिंदी में क्या कहा मैंने, अधिनियम। ठीक। तो हुआ क्या था, ये बात है इंग्लैंड की। मतलब सबसे पहले जब मौलिक अधिकारों के बारे में सोचा गया, वो कहाँ सोचा गया, इंग्लैंड में सोचा गया। तो जैसे हम जानते हैं कि इंग्लैंड में आज भी एक राजवंश है, जो किंग है, जो महारानी है, वो तो चल ही रहा है पर। लेकिन कभी ऐसा हुआ करता था कि जितने भी पावर थी सारी की सारी राजा के हाथ में ही थी। वो तो चाहे इंग्लैंड हो या कुछ भी था, सब वो अपनी सोच से समझ से करते थे। जो उन्हें सही लगता था वो सही था, जो उन्हें गलत लगता था वो गलत था। तो ये बात है 12 जून 1215 की, 12 जून 1215 इंग्लैंड में एक वर्ग ने राजा के खिलाफ आंदोलन कर दिया, बगावत कर दी बहुत बड़े लेवल पे। तो जो वर्ग था उसका नाम था बैरन्स। क्या थे वे, बैरन्स बोला जाता है उन्हें। बाकी मैं बैरन्स को ज्यादा नहीं समझा रहा, भाई ये समझ लो कि एक वर्ग था, क्योंकि मैं समझाना बैठ जाऊंगा तो ये टॉपिक मेरा इनकम्प्लीट रह जाएगा। एक सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए इस शब्द के बारे में, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इन लोगों ने राजा के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी और ये कहा गया कि राजा या राजा के लिए गए निर्णय कानून से ऊपर नहीं हो सकते। जो कानून है, जो लॉ है, वो भी राजा को अपने अंदर संभालेगा, राजा उससे ऊपर नहीं जा सकता। और इससे पहले, इस डेट से पहले जैसे मैं कहा, राजा की हर क्षेत्र में अपनी मनमानी चला करती थी। तो उस समय जो राजा थे उनका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन। इस तारीख को इनकी बात मानते हुए, इस वर्ग की बात मानते हुए, इस किंग जॉन ने एक अधिकार पत्र पर साइन कर दिया। साइन करने का मतलब था कि अब मेरी पावर लिमिटेड हो गई है, अब मैं और मेरी पावर भी इस देश के कानून से ऊपर नहीं है। और उस शब्द को क्या बोला गया था, ग्रेट चार्टर, जहां वो साइन हुए थे। और फिर ग्रेट का मतलब क्या था, मैग्ना, और चार्टर का मतलब क्या था। इस तरह से फिर ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, मैग्ना कार्टा। ये इसकी मीनिंग। फिर हिंदी में क्या कहा गया, भारत का अधिकार पत्र। जिस तरह से अधिकार पत्र कहाँ के लिए था, तो भारत के जब हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, इसे भारत का अधिकार पत्र बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं इनमें संशोधन हो सकता है, इनमें अमेंडमेंट हो सकता है। संविधान की कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें संशोधन हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मोस्टली रूप से संशोधन हो जाता है। ठीक, तो संशोधन यानी कि अमेंडमेंट, तो जो मौलिक अधिकार है उनमें अमेंडमेंट हो सकता है, यानी कि संशोधन हो सकता है। और यही वजह है कि जब हमारा संविधान बना था तो मौलिक अधिकार संख्या में कितने थे, 7 थे, और आज कितने हैं, 6 हैं। तो संशोधन हो सकता है तभी तो चेंज हुआ। अगर संशोधन ही नहीं हो सकता तो ऐसा क्यों होता। ठीक, और अगर राष्ट्रीय आपात लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, जिसे नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल समझते हैं कि पूरे देश पर खतरा है, चाहे वो आंतरिक विद्रोह हुआ हो या किसी बाहरी सेना ने या किसी बाहरी देश ने हम पर हमला कर दिया हो, तभी होता है क्या, राष्ट्रीय आपात। और जिसका आर्टिकल है वो भी आप जानते हो 352, जो इसका अनुच्छेद है
जो आर्टिकल है वो क्या है 352 किसका, राष्ट्रीय आपातकाल। तो अगर मान लिया राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो उस कंडीशन में सिर्फ 2 अधिकार रह जाते हैं, बाकी सब अधिकारों को कैंसिल कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो वे 2 कौन से अधिकार हैं? एक तो है जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, और एक है व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर मैं इन्हें इंग्लिश में बोलूं तो राइट ऑफ लाइफ एंड राइट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देश पे कोई आफत आ गई, देश पे कोई समस्या आ गई, तो क्योंकि आप एक मानव हो तो तुम्हारे पास ये 2 अधिकार तो होने चाहिए। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे जीवन पे किसी देश या किसी राज्य सरकार का अधिकार नहीं हो सकता। ऐसी तुम्हारी खुद की अपनी पर्सनैलिटी है तो उसकी खुद की फ्रीडम है। जो आप सोच सकते हो उस समय आप सोचो, जो आपको अच्छा लगे वो अच्छा करो, और अपनी जान या अपनी स्वतंत्रता के लिए जो आप उचित कदम उठाओगे उसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये मायने में क्योंकि इस तरह जो भी अधिकार होंगे वो सब निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि क्या लग चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अब पूरा देश या जो जितनी भी जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका है या कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम, वो सब किसके बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे। देश सर्वोपरि हो जाएगा उस समय, ठीक है। इससे आगे चलते हुए अभी हमने बात करी कि जब हमारा संविधान बना था तो मर्यादा कितने थे, 7 थे, लेकिन अब कितने हैं, 6 हैं। तो इन्हें हमें लिखना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक है, इनके नाम क्या है, कितनी कौन सी सीक्वेंस है, वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो अधिकार आएगा वो आएगा समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो नाम से पता चल रहा है पहला अधिकार हो गया इन 6 में। तो ये है कहां से कहां तक, तो जो आर्टिकल है वो मिलेंगे 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक मिलेगा ये समता या समानता का अधिकार। उसके बाद नंबर 2 जो है बताइए क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम। राइट ऑफ फ्रीडम, और ये कहां से कहां तक है, 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 जो आएगा बोलिएगा, याद होंगे आपको जी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे ऐसे हो सकता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं हम लिखते हैं, बोल रहा हूँ, सारी चीजें बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कहां से कहां तक मिलेगा बच्चों, वेरी गुड, 23 और 24 अनुच्छेद में मिलेगा, आर्टिकल में मिलेगा। 3 हो गए, आगे चलिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ये बताइए कहां से कहां तक होगा, 25 से 28 अनुच्छेद तक है, 25 से 28 आर्टिकल तक है। आगे चलिए, नंबर 6 बताइए। पहले संस्कृति बोलो, बाद में शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और
शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, बताइए कहां से कहां तक? 29 और 30, 29 से 30 तक कितने हो गए? एक और रह गया, बताइए कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहां लिख लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इंग्लिश में बोल सकते हैं राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, REMEDIES। ये बताइए कौन से आर्टिकल में है? 32, 32। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा बच्चों? हमने मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं इसके बारे में चर्चा करी। और जब संविधान बना था हमारा कितने थे? 7 थे, लेकिन अब कौन से हैं? 6 हैं। ठीक, तो ये 6 सीक्वेंस में है। समता या समानता का अधिकार, तो इससे पता चल रहा है कि समानता बताई जाएगी कि जो भारत का नागरिक है उसे किसी भी वजह से ऐसा एहसास ना हो कि वो दूसरों से अलग है। अब ये स्टार्ट कहां से कहां तक था? 12 से 35 तक, और ये कहां से स्टार्ट हुआ है? 14 से। तो जो शुरू के 2 आर्टिकल है उसमें इंट्रोडक्शन बता रखा है किसका? मौलिक अधिकारों का। इसलिए कहां से स्टार्ट हुआ है? 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल है इसमें। इसमें इक्वलिटी में, यानी कि समानता का अधिकार। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, कि अगर भारत का नागरिक है तो उसे मौलिक अधिकार के रूप में क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं, है ना, वो सब व्याख्या है। 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल के द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण नहीं किया जाएगा। उसके बाद धर्म के रूप में क्या क्या स्वतंत्रता दे रखी है 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ फिर छोड़ रखे हैं 31 और फिर 30, 33 और 34। तो वो क्या है? कंक्लूजन, एक तरह से एंड हो रहा है किसका? मौलिक अधिकार का। ये आपको सारे याद होने चाहिए, और याद है भी आपको शायद। आगे चलते हैं। जो ये कटा था वो कौन सा था? कौन सा? वही बताऊंगा। उसके बाद अगर हम बात करें भाई कि जो 7 में से जो हटा था उसका क्या है, तो वो क्या है? संपत्ति का अधिकार, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ, तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी। जो संपत्ति का अधिकार है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इसे हटा दिया गया, यानी कि ये अब नहीं है। अगर ये था तो कौन सा था? 7वां था। ये 7वां अधिकार था। तो जब ये था तब ये कहाँ उपस्थित था, और आज जहाँ ये शिफ्ट होके गया है, चेंज होके गया है, तो कौन से आर्टिकल में था? बताइए, बेसिक सी बात है, बताइए। आर्टिकल 19 और 30 में। 19 और 30 या 1931? 1931। तो जो पहले आर्टिकल थे जहाँ ये उपस्थित था, वो एक तो था 31 में और एक 19 में। कोई पूछे कि 19 में भी कहाँ था, तो आप बोल सकते हैं F। क्या बोल सकते हैं? F, 19F। अगर ना बोलना चाहो तो 19 याद रख लो, बोलना चाहो तो 19F बोलो। तो वहाँ पे मौजूद था पहले, तब जब इसे हटाया गया तो फिर शिफ्ट हुआ है, और शिफ्ट होकर ये कहाँ गया? 300A में आ गया। और अभी क्या बन गया? लीगल राइट बन गया, कानूनी अधिकार बन गया। ठीक, तो ये पहले यहाँ पे मौजूद था बच्चों, क्या? संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है, और अब 300A में आ गया, क्या बन गया है?
लीगल राइट बन गया, कानूनी अधिकार बन गया। अब यहाँ पे एक बात की जाएगी कि कोई आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की चर्चा कहाँ हुई या मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ हुई सबसे पहले, ये तो बात कर रहे हैं जब हमारा संविधान बन गया। संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था, लेकिन उससे पहले तो काफी आंदोलन हुए हैं, तो वहाँ कभी मांग हुई होगी। तो वो मांग हुई है 1931 में, 1931 में भारत में सबसे पहले जो डिमांड हुई है किसकी? मौलिक अधिकारों की, 1931 में हुई है। ये अधिवेशन हुआ था कराची में, कराची में मीटिंग हुई थी, कराची में अधिवेशन हुआ था, और जिसके अध्यक्ष थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और कोई आपसे पूछे कि भाई सबसे पहले मांग कहाँ उठी? तो 1931 में कराची अधिवेशन में उठी थी। लेकिन जो मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप था, प्रारूप मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, बनावट। तो मौलिक अधिकारों का प्रारूप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर, है ना? वो किसने तैयार किया था? वो क्या था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने वो तैयार किया। तो कोई यार आपसे पूछे कि सबसे पहले मांग कब उठी थी? 1931 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जो प्रारूप तैयार किया गया था वो नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है? आप चलिए अब आगे चलते हैं। अब इन्हें देखेंगे कि 14 से 18 तक कौन सा है समानता का अधिकार है। तो फिर 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है, उसे देखते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। तो फिर दोबारा लिखा जाता है। अब पहला अधिकार समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी। समानता का अधिकार। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। तो अब बात आएगी अनुच्छेद 14 की, आर्टिकल 14 की। तो आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यानी कि समानता। विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ। विधि क्या होता है? कानून, कानून के सामने समानता। ये लिखा हुआ है कहाँ पे? आर्टिकल 14। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि भारत में जितने भी नागरिक हैं विधि के हिसाब से, विधि के अनुरूप, कानून के अनुरूप किसी के लिए भी अलग कानून नहीं होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। सबके लिए राज्य सरकार जो है समान कानून ही बनाएगी, उसके अंदर ही सब चीज़ों का लाना होगा। तो हम क्या बोलते हैं इसे? विधि के समक्ष समता या समानता बोलते हैं। क्लियर? किसी की याद है? अच्छी बात है। किसी कीयाद नहीं है तो अभी याद हो जाने चाहिए, इसलिए आपको सब चीज़ लिख के समझा रहा हूँ। ठीक है? कंसंट्रेट होकर अपना काम करो। उसके बाद है आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। आप बताइए किसी को याद हो? अनुच्छेद 15 में क्या है? वही बात है तो ये कह रहे हैं, लोक नियोजन बोलते हैं पहले, तुम अवसर बोल रहे हो, बात तो एक ही है। यहाँ पे आएगा धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो इसमें भी 5 शब्द लिखे जाते हैं, बाकी तो छोटा करके आप धर्म और जाति ही बोल सकते हो। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि धर्म यानी कि रिलीजियन, जाति यानी कि कास्ट, जन्म स्थान बर्थ प्लेस, धर्म, जाति, जन्म स्थान, और क्या हो सकता है? बताओ क्या सब याद कर सकता हूँ इसमें? नहीं? लिंग भी है इसमें। हाँ जी, लिंग भी है इसमें। हाँ, धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और क्षेत्र। क्या हो सकता है? क्षेत्र।
लिंग या क्षेत्र। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? रिलीजन, कास्ट, बर्थ प्लेस और जेंडर या रीजन, REGION। इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हम पढ़ क्या रहे हैं? समानता पढ़ रहे हैं, तो समानता तो होगी, लेकिन किस आर्टिकल में क्या बताया गया है स्पेशली वो हमें सोचना है थोड़ा सा। तो कोई भी भेदभाव नहीं होगा, क्या होगा? कोई भी भेदभाव नहीं होगा इस आधार पर। ये बताया गया है आर्टिकल 15 में। नेक्स्ट, उसके बाद है आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। इसमें बोलेंगे क्या बताइए? अवसर की समानता, अवसर की समानता। इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। अवसर आप समझते हो कि राज्य सरकार में जितने भी पद निकलेंगे उनमें सभी को समान मौके दिए जाएंगे, लेकिन अपवाद क्या आ जाएगा? आरक्षण। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, वो कहाँ डाल दिए गए? अपवाद में। तो ये चीजें तो बाद में आई आरक्षण के द्वारा, तो फिर यहाँ पे अपवाद लिख सकते हैं। अपवाद में क्या क्या आ जाएगा? SC, ST और OBC। तो मेन चीज तो है अवसर की समानता, कि सभी के लिए अवसर बराबर होंगे इस संविधान के अनुसार। लेकिन बाद में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है SC, ST और OBC के लिए, तो फिर वो अपवाद में डाल दिए। ठीक, चलिए आगे। इसके बाद है आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। तो ये क्या होता है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, UNTOUCHABILITY, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत, तो ये शब्द क्या है? किससे बना है? स्पर्श से। तो पहले जाति प्रथा हुआ करती थी, जाति प्रथा कुछ ज्यादा थी कि भाई उच्च जाति का है और ये निम्न जाति का है, तो ये सबने पास नहीं बैठाना है, भेदभाव रखना है। तो बस इसी शब्द को क्या कहते हैं? अस्पृश्यता का अंत, कि संविधान ने सभी भारतीय लोगों को समानता का अवसर प्रदान किया है, और इस आर्टिकल में कहा गया है कि ये जैसी चीज कोई भी नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी बोला जाता है। उसके बाद है बच्चों आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। ये हमारे जो समानता का अधिकार थे कहां से कहां तक थे? 14 से 18 तक। तो ये एंड वाला पॉइंट है इसको। ठीक, इसमें है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, जिसे बोलेंगे एंड ऑफ टाइटल्स, एंड ऑफ टाइटल्स या अवार्ड्स। अब ये क्या है? उपाधियों का अंत। इसमें कहा गया है कि एक तो सेना और एक विद्या, यानी कि फोर्सेस या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और विद्या मतलब एजुकेशन। इन दो सेक्टरों को छोड़ गए, इन दो फील्ड को छोड़ दिया जाएगा, तो राज्य सरकार किसी भी अन्य सेक्टर में उपाधि नहीं दे सकती। मतलब राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इन दो में तो उपाधि दे सकती है। ठीक, जैसा आपने देखा होगा कि मान लिया यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, तो उन्हें कौन आगे पुरस्कार देता है? राज्यपाल। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर, किसी भी राज्य का प्रथम व्यक्ति। तो अगर राज्यपाल उन्हें ऑनर कर रहा है तो सीधी सीधी राज्य सरकार तो कर रही है। तो क्यों कर रही है? विद्या। मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि सेना और विद्या।
इन दो में तो राज्य सरकार कोई भी उपाधि दे सकती है, लेकिन इन्हें इन सारा कोई और फील्ड आ जाए, कोई और सेक्टर आ जाए तो राज्य सरकार कोई भी उपाधि नहीं दे सकती। इसलिए क्या कहा गया है, इसे उपाधियों का अंत कहा गया। एक लाइन क्लियर हुई आपको। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और अपने बलबूते बहुत आगे बढ़ चुका है और उसे विदेश से पुरस्कार मिल रहा है, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो उस पुरस्कार को प्राप्त या ग्रहण नहीं करेगा। समझे? अगर मैं भारत का नागरिक हूं और मुझे किसी दूसरे देश ने कहा है कि भाई तुम्हें ये अवार्ड मिलना है और आप यहाँ आए, तो मुझे पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा, वहां से परमिशन लेनी होगी, तब जाके मैं वो पुरस्कार ग्रहण कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। ठीक है? अगर ऐसा हो गया तो मेरी नागरिकता पे खतरा आ सकता है, या फिर मैं नागरिकता छोड़ दूं भारत की और फिर जिस देश की नागरिकता है उसे ले लूं, उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब नागरिक ही नहीं हो तो संविधान की या राष्ट्रपति की परमिशन की कोई जरूरत नहीं। एक लाइन याद रखें। और जितने भी भारत के बड़े पुरस्कार हैं, बड़े से मतलब सबसे बड़ा क्या होता है, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ये चार सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं भारत सरकार के द्वारा। और सेना के द्वारा दिए जाते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये दिए जाते हैं। तो ये जितने भी टाइटल हैं, कोई पूछे कि ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये भी दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के द्वारा, आर्टिकल 18 के द्वारा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भारत रत्न है वो 1954 में शुरू हुआ था। किसी को ना पता हो तो लिख दिया गया है, 1954 में शुरू हुआ था भारत रत्न। ठीक? और करंट इवेंट्स में पढ़ते हैं कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। अब तक 48 व्यक्तियों को, अब तक से मतलब जो आज की डेट है क्या, मार्च 2021, 48 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। तो 48 से कौन से थे बच्चों? प्रणव 47 है, भूपेंद्र हजारिका 46 है, नाना देश। तो ये लास्ट के 3 याद होने चाहिए। वो तो अच्छी बात है और पहले भी याद रखे हो, लेकिन ये 3 तो याद हो ही हो। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अब तक कितने लोगों को मिला है? 48 लोगों को मिला है, जिसमें से 48 से कौन थे? प्रणब मुखर्जी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है। ठीक? 47 है भूपेन हजारिका और 46 में नानाजी देशमुख। ठीक है? चलिए, ये हो गया है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि समानता का जो अधिकार है उसमें ऐसे ऐसे व्याख्या कर रखी है। ठीक? उसके बाद दूसरा नंबर आता है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार। राइट ऑफ फ्रीडम, ये कहां से कहां तक था? 19 से 22 तक, 19 से 22 तक थे स्वतंत्रता के अधिकार। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, अनुच्छेद 19 की। तो जब हमारा संविधान बना था तो इसमें भी 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी। पहले कितनी थी? 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अब कितनी हो गई हैं? 6, क्योंकि एक स्वतंत्रता वही है संपत्ति से संबंधित, संपत्ति का अधिकार, जो मैंने यहाँ लिखा था अभी कहाँ 19F में। तो संपत्ति का अधिकार यहाँ से भी हटा, तो 7 स्वतंत्रता कितनी रहेगी? फिर 6 ही रहेगी। ठीक? तो वो हमें याद होनी चाहिए। अब इसके पार्ट हो जाएंगे। 19A, तो यहाँ है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की
स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग, स्पीच लिखेंगे ज्यादा अच्छा है, बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद है 19B, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता बिना हथियारों के, है ना, शांतिपूर्वक सभा, पीसफुली मीटिंग, शांतिपूर्वक सभा, और क्या लिखा हुआ, बिना हथियारों के, हथियार नहीं होने चाहिए, शांतिपूर्वक कोई सभा करनी है तो कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता दे रखी है कहाँ, 19B में, 19B। उसके बाद बच्चों 19C, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ जिसे बोलते हैं यूनियन, फ्रीडम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनियन, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद 19D, देश में कहीं भी आवागमन, आना जाना, देश में कहीं भी आवागमन, ट्रेवलिंग एनीवेयर इन द कंट्री, देश में कहीं भी घूमने आवागमन जाने की आज़ादी। अब पहले हम ब्रैकेट में क्या लिखा करते थे, अपवाद जम्मू कश्मीर, पहले क्या लिखा करते थे, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ तो बसने में थी, है ना, तो अभी वो नहीं रहा, ठीक, तो उसे लिखना ही नहीं है। अभी तो देश में आवागमन की है, कहीं भी हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, 19D। अब आएगा 19E, इसमें है वो, देश में कहीं भी बसने, यानी कि रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एनीवेयर इन इंडिया। मैं तो थोड़ा एक दो शब्दों में लिख रहा हूँ, समझा जा रहा हूँ आपको। देश में कहीं भी बसा जा सकता है, देश में कहीं भी निवास किया जा सकता है। किसके आगे लिखा होता था वो, क्या, अपवाद जम्मू कश्मीर, तो अब वो लिखें, लिखने कोई आवश्यकता उसे है नहीं, वो हट चुका है, क्लोज 370 हट चुका है, ठीक है बेटा, 19E। और ये जो 19F था, ये था क्या, संपत्ति खरीदने की इजाजत मिलनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो संपत्ति लिख दिया मैंने, बस प्रॉपर्टी लिख दीजिए, ये फ्रीडम थी, संपत्ति का अधिकार जैसे बोला गया। और उसके बाद है 19G, मैंने बताया था आपको कि 7 थे और कितने रह गए थे, 6, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो हट चुका है, लिखना तो है ही। तो ये था, देश में कहीं भी जीविका चलाने की स्वतंत्रता, जीविका, जीविका क्या बोलेंगे, डेली ब्रेड, मतलब रोजी रोटी कमाने की स्वतंत्रता, जीविका चलाने की स्वतंत्रता। देखिए, अब इसे देखते हैं, याद करते हैं। तो याद रखें कि हमें कितने लिखने हैं, 7 लिखने हैं, 7 लिखने हैं, जिसमें से 1 हट गया है, और कितने रह गए, 6 रह गए। तो अगर मान लिया किसी को अपना करियर, ये कुछ बता रहा हूँ समझाने के लिए आपको, अपना करियर बनाना है, कहीं पॉलिटिक्स वगैरह में अपना करियर बनाना है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो किसी को अगर पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना है, तो सबसे पहले उसे क्या आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता। सबसे पहले वो शुरुआत करेगा कहाँ से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने कस्बे से, वहाँ लोगों को अपनी बात समझाने का प्रयास करेगा, तो बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धीरे धीरे अब उसे क्या पड़ेगी, सभा करने की। अब गैदरिंग जो है बड़ी होती जा रही है, पहले वो 1-1 से मिला करता था, लेकिन अब उसके फैन फॉलोअर हो गए हैं ज़्यादा, तो वो इकट्ठे बुलाता है, 100-200 आदमी इकट्ठे बुलाता है। तो किस चीज़ की आज़ादी है, शांतिपूर्वक सभा कर लो, हथियार नहीं मिलने चाहिए, शांतिपूर्वक सभा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब वो और आगे निकल गया है, तो वो क्या बनाएगा, संघ बनाएगा, ठीक है।
संघ पार्टी से भी बड़ा होता है, इसे क्या बोलते हैं, यूनियन। जैसे आरएसएस है तो वो क्या है, संघ है, जो कि बीजेपी क्या है, एक पार्टी है। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता दे रखी है, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दे रखी है। अब ये तीनों चीज हो चुकी हैं हमारी। जब संघ बन गया तो इसका मतलब क्या है, वो संघ पूरे देश में फैला हुआ है, हो सकता है देश से बाहर भी फैला हुआ हो, लेकिन संविधान पढ़ रहे हैं हम तो अभी हमें कहाँ रहना पड़ेगा, देश के दायरे में रहना पड़ेगा। तो मुझे आज़ादी होनी चाहिए, देश में किसी भी हिस्से में आवागमन कर सकूं, कहीं भी जा सकूं, उस संघ को, उस सभाओं को मेंटेन कर सकूं, ठीक है। उसके बाद जब देश में कहीं आवागमन तो होना शुरू हो गया तो मुझे नए क्या बनाने पड़ेंगे, ऑफिस बनाने पड़ेंगे। मैं कहूँगा कि मेरा हेड ऑफिस तो यहाँ है, ब्रांच ऑफिस एक वहाँ है, एक ब्रांच ऑफिस मेरा वहाँ है, ऐसे। तो क्या हो रहा है, बसा जा रहा है, वहाँ पे रहा जा रहा है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। बसने की स्वतंत्रता, जब मैं वहाँ बसूंगा तो शुरू में जब मैं वहाँ बसना शुरू किया था तो मैंने वहाँ रेंट पे ली थी चीज़ें, लेकिन फिर मुझे क्या लगा कि भाई खरीदना चाहिए मुझे भी, तो संपत्ति का अधिकार मुझे मिलना चाहिए। और जब मैंने वहाँ पे वो संपत्ति भी खरीद ली, बस भी गया, तो अब क्या हो, जीविका, मैं काम करूँ अपना, अपने रोजगार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊँ एक आम नागरिक के रूप में, या एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो इस तरह से आपने सबको याद रखें, सीखना है सर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो 19 खत्म हो गया आपका 19 आर्टिकल। इसमें अगर कोई आपसे पूछा जाए कि प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो कहाँ आएगी, तो 19 एम आनी चाहिए, क्योंकि प्रेस क्या होती है, मीडिया, वो भी बोलना ही है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि जो प्रेस होती है, मीडिया, वो भी कहाँ होती है, 19 ए में ही उसका रोल आता है। अब आएगा बच्चों आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। तो अब ये हमारे जो आर्टिकल चल रहे हैं किसके अंदर चल रहे हैं, स्वतंत्रता के अंदर चल रहे हैं। तो स्वतंत्रता होगी आम नागरिक के लिए होगी। अब आएगी अपराधों के लिए, किसके लिए आएगी, अपराधों के लिए, क्राइम्स के लिए। अब अपराधों के लिए क्या है स्वतंत्रता, कोई अगर अपराधी है तो उसे भी कुछ स्वतंत्रता दे रखी है। तो ये भी 3 तरह की फ्रीडम है इसके अंदर भी, आर्टिकल 20 में 3 तरह की स्वतंत्रता दे रखी है अपराधी अपराधों के लिए। क्या है, पहली स्वतंत्रता है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अपराध के लिए 2 या 3 बार सजा मिल जाए, ठीक। तो एक अपराध, 1 क्राइम, और एक सजा, 1 पनिशमेंट। ये पहली फ्रीडम दे रखी है, एक अपराध के लिए एक ही सजा। उसके बाद नंबर 2 है, बताइए आपने पढ़ रखा होगा कुछ, क्या आएगा नंबर 2 में, यहाँ पे आएगा कि जिस समय अपराध हुआ है उस समय जो कानून है उसके हिसाब से सजा मिलेगी, ना कि पहले के हिसाब से और ना ही बाद के हिसाब से। अगर मान लिया 2021 चल रहा है तो आज किसी व्यक्ति से अपराध हो जाता है तो जो आज कानून है उसके हिसाब से सजा मिलेगी। आज से 5 साल पहले कानून क्या था या आने वाले समय में कानून क्या होगा उसके कोई मतलब नहीं है। ये दूसरी स्वतंत्रता दे रखी है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, अपराध के समय के अनुसार, अपराध के समय के अनुसार सजा का प्रावधान।
पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, अपराध के समय के अनुसार सजा। और तीसरी फ्रीडम है बच्चों, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को कि भाई तुम खुद अपने खिलाफ गवाही दे, है ना, उसे विवश नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नो फोर्समेंट टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन ए कोर्ट। ये तीन तरह की स्वतंत्रता रखी है बच्चों, आर्टिकल 21, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। इसमें कहा गया है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता लाइफ एंड बॉडी फ्रीडम लिख सकते हैं, लाइफ एंड रिलेटेड टू बॉडी फ्रीडम, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ये क्या है, इसे देखते हैं। हेडिंग तो खुद ही बता रहा है क्या है। किसी भी भारतीय नागरिक को उसके प्राणों से, और दैहिक क्या होता है, फिजिकल, शारीरिक, जो मैंने बॉडी लिखवाया, उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, विधि के अनुसार प्रक्रिया ऐसा हो सकता है। विधि क्या है, लो, प्राण समझते हो, लाइफ। मान लिया किसी ने कोई अपराध कर दिया और उसे फांसी की सजा दी जा रही है, तो उसके प्राण तो छीने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या कहा गया, यहाँ तो ये कहा किसी भी भारतीय नागरिक को उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता है, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो फिजिकल फ्रीडम है, उसे बांध नहीं सकते आप, उसे कैद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होता कब है, अगर कोई क्रिमिनल हो, ऐसा होता है, तो फिर गवर्नमेंट में क्या लिखेंगे, विधि के अनुसार कोई प्रक्रिया हो तो ये संभव है। विधि क्या होता है, कानून। ये कानून में कोई सिस्टम बना रखा है तो तब ऐसा संभव है, ठीक। तो यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, विधि। बोल, बाकी मैं समझा दिया कि विधि के द्वारा यह संभव है, बाकी यहाँ मना किया गया है। बात क्लियर हो गई आपको, नहीं हुई है, हो गई। इसी में फिर एक दूसरा आर्टिकल है, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A हिंदी में क्या बोल देते हैं, 21 क्या, 21A। इसमें बता रखा है कि जो बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 साल है, जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष है, राज्य सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा देगी। स्टेट गवर्नमेंट उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, फ्री, निःशुल्क। बात समझ में आ गई। 6 से 14 साल वर्ष के बच्चों के लिए राज्य सरकार निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगी, ठीक। इसमें भी ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये कौन से सन में या कौन से संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था हुई है, क्योंकि पहले क्या था, 21 था, और फिर बाद में क्या हुआ है, 21A। तो बाद में फिर ऐड हुआ है ना, जिसमें कह रहा था अभी कि भाई आर्टिकल 395 ही है, लेकिन बाद में जोड़े गए हैं, जो 444 है 448 हो गए। बोलने के नहीं है, 395 थे और 395 हैं।
तो इसमें ये हुआ है बच्चों 86वां संशोधन है, 86 अमेंडमेंट है और सन है 2002। याद रखें 86वें संशोधन के अनुसार सन 2002 में व्यवस्था हुई है, यानी कि ये आर्टिकल जो है संविधान में जोड़ा गया है जो संबंधित है 6 साल से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों के। ठीक है, तो 19 हो गया है, 20 हो गया है और 21 भी हो गया है। एक आर्टिकल रह गया है इस पॉइंट का, कहां से कहां तक थे? 19 से 22 तक थे ना, तो उसे लिखते हैं आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22। इसमें भी कुछ स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। यहां तो दी गई थी अपराधों के लिए, और यहां दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाए, किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया तो उसे स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। तो अगर एक वर्ड में लिखना चाहते हो तो हिरासत से समझ सकते हैं, अरेस्टमेंट है ना। यहां भी 3 स्वतंत्रताएं हैं उसके पास। नंबर 1, अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस टीम, थाना किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लेता है तो उसके लिए पहले चलता है कि उसे उसका कारण बताना होगा कि किस वजह से उसे हिरासत में लिया गया। हिरासत का कारण बताना होगा, रीजन बताना होगा पुलिस टीम को या जो अधिकारी है या जो व्यक्ति है जिसने कैद कर रखा है। ये पहली स्वतंत्रता है उसके लिए। फिर दूसरी फ्रीडम क्या है? 24 घंटे के अंदर जो दंडाधिकारी है उसके सामने पेश करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने कैद कर लिया है और 2-4 दिन तक वो कैदी है। 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर जो दंडाधिकारी है, जो पनिश करेगा, जो सजा देगा या मुकदमा होगा, उस अधिकारी के पास उसके सामने पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर। और तीसरी फ्रीडम है बच्चों कि किस व्यक्ति को जिसे हिरासत में लिया गया है अपनी पसंद का वकील करने की अनुमति है। लॉयर अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का वकील वो कर सकता है। अपराधी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी वो क्या है? हिरासत में। अपराधी तो तब है जब वो अपराध पे साबित हो जाए, अभी तो वो एक आम नागरिक है ना। तो ये 3 तरह की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं आर्टिकल 22। ठीक बच्चों, तो इस पीरियड का समय पूरा हो चुका है, अभी ये रह रहा है काफी, जैसा आप देख रहे हैं। तो अभी आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि मौलिक अधिकार जो हैं उन्हें मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, ये संविधान के कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। मैग्ना कार्टा आपको अच्छी तरह समझाया गया, क्यों कहते हैं, कहाँ से जनरेट हुआ है शब्द, और कितने तरह के अधिकार हैं। उनमें से सभी 2 ही हुए हैं, कौन कौन से? क्षमता या समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अभी तो 4 बचे हुए हैं, तो उनकी व्याख्या करेंगे। और कुछ इसके बाद अभी और भी चीजें आनी हैं, जैसे कुछ देश की शांति को बनाए रखने के लिए कुछ समय समय पर कानून बनाए गए थे, एक्ट बनाए गए थे, वो बता रहे हैं। ठीक है, वो सब नेक्स्ट पीरियड में होगा, इस पीरियड में जितने रहने देते हैं। Be strong.